हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीटी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और यह विश्व के भूगोल का जो है लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है। इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस क्रमांक नंबर 4 होगा आपका इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के साथ हम लोग भूगोल का पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलुई मिट्टी। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। यह घटना वायु अपर्दन कहलाती है। वायु अपर्दन, उच्छालन, पृष्ठीय विसर्पण तथा झूलन, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है वायु अपर्दन की कैटेगरी में आते हैं। उच्छालन, पृष्ठीय विसर्पण तथा झूलन। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? टेरा रोसा, यह अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। टेरा रोसा, तो टेरा रोसा जो है यह लाल मिट्टी से जो है इसका शब्द का तात्पर्य है। आगे चलते हैं। काष्ठ या स्थलाकृति, काष्ठ प्रदेश में चट्टान की ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों की अपक्षय से होता है। ना तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चाइना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गेहूं सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत एवं रसिया क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। तो गेहूं उत्पादक में अपना भारत कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, विटिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। तो सही जवाब होगा चाइना सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्यूटेड, हम 7वें पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? कौन सा देश है जो धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो सही जवाब होगा वह है अपना प्यारा भारत। धान उत्पादन में भी दूसरा और गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है, जबकि चाइना का जो स्थान है वो प्रथम है, ठीक है, गेहूं और धान दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्त वह है बृहस्पति। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, बृहस्पति है और इसका जो औसत घनत्व है 1.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज से गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है और बृहस्पति की तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इसलिए यह जो तारा है एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रह की सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वह शनि के पास हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी ए दिया हुआ है क्योंकि तत्कालीन यानी 2016 में जो रहे उस समय परिस्थिति जो रही करंट की वह यह रही कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह थे वो वर्तमान में जो है तत्कालीन यानी कि क्वेश्चन के टाइम पे 2016 में आप देखेंगे तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करेंगे, मान लो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको लगाना होगा कि सबसे अधिक जो है उपग्रह किसके पास हो गए हैं? तो शनि के पास, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति के बाद अगर देखेंगे तो 79 है, वहीं पर अगर शनि की अगर बात करेंगे तो 82 उपग्रह हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित
इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जो है वह जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। तो आइए देखते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जैसे कि नेबुलर जो परिकल्पना है वह किसके द्वारा दी गई है? तो यह है लाप्लास के द्वारा। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी के द्वारा, जबकि गैसीय हाइपोथेसिस कांट के द्वारा। वहीं पर गृहीय हाइपोथेसिस की अगर बात करेंगे तो चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लाप्लास की निहारिका परिकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन और मोल्टन की गृहीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना तथा जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने गैसीय परिकल्पना जो है वह प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र। सौर मंडल में स्थित ग्रहों के आकार की अगर बात करेंगे छोटे से बड़े के हिसाब से, तो नंबर 1 जो है वह बुध है, बुध से बड़ा जो है मंगल है, और मंगल से बड़ा ग्रह शुक्र है, और शुक्र से बड़ा ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी से बड़ा नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा यूरेनस, यूरेनस से बड़ा शनि है, और शनि से बड़ा जो है बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा जो है आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन? बुध है। तो ये सीरियल आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनकी आकार की अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो अभी पढ़ कर के आ रहे हैं सही क्रम क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बुध। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में है, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये आप जो है कम से कम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि। ठीक है, ये सीरियल अगर आप ना भी याद रखेंगे, ठीक है, इतना तथ्य नहीं पूछा जाएगा एकदम फैक्चुअल कि कितने किलोमीटर जो है वो व्यास है प्रत्येक ग्रह, तो एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। बाकी सीरियल वाइज आप जो है जो ऑर्डर दे रखे इन ऑर्डर को याद रखना, इसी से आप प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो दीप्तमान आमुख है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है, और सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। जो प्रकाश मंडल है किससे मिलकर बने हैं? वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा है। किसके अनुसार? नासा के अनुसार। अल्फा सेंटोरी एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है और यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी वी पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित हैं। तो याद रखना है कि पृथ्वी के बाद जो सबसे यानी सूर्य के बाद जो पृथ्वी पर सबसे निकटतम है वह कौन सा है? तो वह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण?
आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, किसके, मंगल के, कौन से हैं, तो वो है फोबोस और दूसरा है डीमोस। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी तथा सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर का या सायं का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए रखा है, बी है, ऑप्शन सी में आप ले लो 400 सेकंड और ऑप्शन डी में आप चूज कर लो 500 सेकंड लगभग। ठीक है, ये नियरली है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगता है। कितना, 500 सेकंड। आप मिनट में भी पढ़ते होंगे कि लगभग जो है वो 8 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, तो 8 × 48 यानी 480 मिनट लगभग देखेंगे, 500 का जो है वो सेकंड लगता है समय। ठीक है, तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 अर्थात लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जिसे मिनट में बदलने पर 8 मिनट 20 सेकंड का समय आता है। तो एग्जैक्ट मान लो फिगर अगर दिया है तो उसमें दिया है अगर 8 मिनट 20 सेकंड, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात कितना है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का, तो हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है सूर्य में वह 3 में होता है, जबकि वहीं पर हीलियम जो है वह 1 के अनुपात में है। ठीक है, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा जो गैस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वह सबसे अधिक है। ठीक है, जबकि 1/3 आप देखेंगे तो यानी 1/4। ठीक है, 3:1 का मतलब हो जाएगा 3/4 तो हो जाएगा हाइड्रोजन और 1/4 हीलियम। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियान, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन एवं 25% हीलियम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों का रेशियो है वह 3:1 की रेशियो में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में, तो सही जवाब होगा वरुण ग्रह। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक तथा बाह्य ग्रहों की जो है कल्पना की गई है। आंतरिक ग्रहों में देखेंगे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, जबकि आंतरिक ग्रह सिलिकेट तथा धातुओं से बने होते हैं। तो याद रखना है कि जो आंतरिक ग्रह है सौरमंडल में सूर्य की दूरी पर आधार पर, तो वह जो है सिलिकेट तथा धातुओं के बने होते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रहों के निर्माण होते हैं वह उसमें गैसों की प्रधानता होती है। बाह्य गैसों में बृहस्पति हो गया, शनि, वरुण और अरुण आते हैं। यम जो प्लूटो है उसको सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। तो एग्जाम में मान लो आता है कि सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है, तो वो है प्लूटो, यम। ठीक है, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काय पर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो किस प्रकार का पथ है जिस पर सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंडाकार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है
और पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? भू परिक्रमण। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है किससे? पृथ्वी का पपड़ी प्रमुख, ठीक है, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है पपड़ी के तौर पर आप देखते हैं, तो अब उस बेसिकली जो है वह किससे निर्मित होता है, किस तरह के उसमें अंश पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और धरातल से लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी के 87% खनिज सिलिकेट हैं। क्वार्टज के 2 तत्व दैट इज सिलिकॉन और ऑक्सीजन हैं, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की पपड़ी का जो प्रमुख अंश है आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्थलमंडल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। इसका जो निर्माण है वह खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 29% है। क्वेश्चन नंबर 23 आप बचपन में पढ़ते होंगे कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिन और रात जो बराबर होते हैं वह होते हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है, जिसे कि आप जानते हैं 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा भी जिसे आप कहते हैं। दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधियां जो होती हैं वह मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई का अंतर सर्वाधिक होता है? तो आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी जो पुनः परीक्षा 2016 हुई थी उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा कि कौन सी तिथि है, तो वो है संक्रांति, ठीक है, जिसे कि आप मकर संक्रांति के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैज्ञानिक अनुमान से इस यानी कि आप समझिए पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? कितने वृक्ष हैं पृथ्वी ग्रह पर, ठीक है, तो ये जो है आंकड़े के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो इसका लगभग जो है सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 ट्रिलियन। येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन से अधिक वृक्ष हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 422 वृक्ष आते हैं। इस प्रकार निकटतम जो उत्तर होगा लगभग ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो सही जवाब होगा 111 किलोमीटर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ध्रुवों पर जहां यह 111.7 किलोमीटर जबकि भूमध्य रेखा पर 110.6 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा की समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो लेटीट्यूड होती हैं मतलब जो इस तरह होती हैं वो जो है अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि जो देशांतर होती हैं, ठीक है, वो मैप में आप देखते होंगे। तो जो लेटीट्यूड है मतलब कि जो लेटी हुई है, ठीक है, इस तरह याद रखने हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 52वां समांतर दक्षिण, ठीक है,
कितना 52वां समानांतर दक्षिण कहलाएगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 35 के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दड़ी अश्व अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है। कितना, तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री के मध्य जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उसे क्या कहा जाता है, तो अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व कितनी मात्रा में होती है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है लगभग, तो इसका सही जवाब होगा लगभग 32 से 35%। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लौह तत्व की मात्रा 32.07% है, जो कि 32 से 35% के बीच आती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो विकल्प होगा डी वो सही होगा। ठीक है, जबकि अगर शुक्र ग्रह में लोहे की मात्रा की अगर बात की जाए, ये तो पृथ्वी ग्रह रहा, और अगर बात की जाए शुक्र ग्रह में आयरन की मात्रा तो 31.17% तथा बुध ग्रह में 64.47% लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो सही जवाब होगा 6371 किलोमीटर। नासा के अनुसार पृथ्वी का बृहद माध्य अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है, जबकि विषुवतीय अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर है। ध्रुवीय अर्धव्यास 6356.752 किलोमीटर है तथा कोर अर्धव्यास 3485 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो आपने अर्धव्यास देखा, अब यहाँ पर जो है विषुवतीय व्यास की पूछा जा रहा है। तो विषुवतीय व्यास क्या होगा, तो विषुवतीय जो अर्धव्यास है दोस्तों वह जो है कितना है, तो इसका सही जवाब होगा अर्धव्यास का आप दोगुना कर दोगे, कितना हो जाएगा 12,756। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है। तो 1 घंटे बराबर कितने डिग्री है, वो है 15 डिग्री। ठीक है, कैसे आए 15 डिग्री, तो आप देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है, 1 चक्कर पूरा करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष से अब 24 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, तो आप देखेंगे ये पूरा जो सर्कल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का, 360। तो 360 डिवाइड बाय अगर 24 आप कर दोगे तो 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 24 घंटे में है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शारदीय विषुव यानी रात दिन बराबर जो है 2019 में कब हुआ था। या आप कह सकते हैं हर साल कब होता है रात दिन बराबर, तो इसका सही जवाब होगा 23 सितंबर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन किस डेट को होता है। तो सही जवाब होगा 21 जून को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, वहीं पर सबसे लंबा जो दिन होता है वह 20 या 21 जून को। ठीक है, इसके विपरीत अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो सबसे छोटा दिन जो होता है वह होता है 21 जून को, और अब देखेंगे सबसे बड़ा तो 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को। ठीक है, तो यह जो है उत्तरी अगर गोलार्ध आएगा तो सबसे बड़ा दिन क्या होगा आपका 21 जून का, सबसे लंबा दिन। ठीक है, टाइम की अवधि के हिसाब से। अगर यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध पूछ लिया जाएगा तो ठीक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, वरना जाओ वहाँ पर दक्षिणी पूछ के आ रहा है और लगा के आ रहा है 21 जून को, तो लगाना है वहाँ पर 22 दिसंबर। ठीक है,
अब यहाँ पर पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसी दिन यानी 21 जून को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। कर्क रेखा, यहाँ पर कंट्री की बात की जा रही है, ठीक है। देश अगर भारत में पूछा तो 8 राज्यों से गुजरती, लेकिन पूरे विश्व में यहाँ पर बात की जा रही कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन से देशों से गुजरती है कर्क रेखा। तो करेक्ट आंसर इज भारत और सऊदी अरबिया, क्योंकि भारत से तो गुजरती ही है, ठीक है, क्योंकि भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। साढ़े जो आपका कर्क रेखा है कितना 23.5 डिग्री ही तो अक्षांश पे है, ठीक है। तो मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें जैसे कि इंडिया का जो मैप होता है, अब भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री, तो नॉर्थ वाला जो होता है 23.5 डिग्री, उत्तर वाला उत्तरी अक्षांश को, उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। और निचले हो जाता है, नीचे वाले साइड यानी दक्षिणी अक्षांश की अगर आप बात करेंगे तो जो होता है 23.5 डिग्री, उसी को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पर 0 डिग्री की अगर बात की जा रही है अक्षांश की, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिएगा कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, साथ ही मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट में हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं जो समन अध्ययन सामग्री वाला घटना चक्र का जो सीरीज हमने कवर किया है, उसमें आप ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो मैप में आप देखेंगे तो इक्वाडोर है, फिर कोलंबिया है, फिर ब्राज़ील है, गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती और साओ टोमे प्रिंसिपे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प भी सही होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मैप में तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बाद आता है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील है, ठीक है। ये जो दे रखा है आप समझ सकते हैं कि यह जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यूरेशियाई जो प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत जो घाटियाँ होती हैं वह कौन सी घाटियाँ होती हैं। तो सही जवाब होगा, उनको कहा जाता है दून्स घाटी। कौन सी घाटी? दून्स घाटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दून्स घाटी यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट की टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्राचीन विशालकाय एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है क्या, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो कौन सी प्लेट है, या क्या कोई सागर है या कोई गोंडवाना भूमि है। ये भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हैं जिसके प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप यानी सुपर कंटिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में आप देखेंगे अंगारा भूमि स्थित है। तो वह क्या है? तो सही जवाब होगा वह है गोंडवाना भूमि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो गोंडवाना जो भूमि है वह प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में देखेंगे अंगारा भूमि स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। डॉगर बैंक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी सागर में। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र दैट इज डॉगर बैंक, तो यह उत्तरी सागर में स्थित है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य स्थित है।
उत्तरी सागर नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों के मध्य जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, यह आप में देखे होंगे, आपकी सिलेबस में भी है, सामान्य जागरूकता में, ठीक है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा मनीला में। कहाँ पर? मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है और वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है और यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है। तो निम्न विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि असंगत मिलान खोजें, यानी कौन सा विकल्प जो है वह सही मिलान नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियल झील है। तो यह जो है गलत है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे गहरी झील है वह कौन सी है? वह है जो रसिया में स्थित है बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। ये सारे के सारे जो पॉइंट है, सबसे गहरी, सबसे मीठी, ठीक है, सबसे खारी, ये सारी चीज़ें हमने टू द पॉइंट, यानी जो घटना चक्र की सामान्य अध्ययन सामग्री वाला है उसमें कवर कर रखा है, तो उसको ज़रूर कवर करिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सुपीरियल झील नहीं बल्कि रसिया की बैकाल झील है। यह झील रूस की दो राज्यों दैट इज इरकुत्स्क ओब्लास्ट और दूसरा जो राज्य है वो है बुरियात, यहाँ के बुरियात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। और आप इस तरह कह सकते हैं कि विकल्प सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो ये बचपन में भी पढ़ते होंगे आप, ब्लू व्हेल है, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। वहीं पर दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सुपीरियर ना होकर बैकाल है। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। देखिए, देश की राजधानी और मुद्रा आपकी सिलेबस में सामान्य जागरूकता में दे रखा है और उस टॉपिक को हमने कवर कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पटाखा किस देश की जो है मुद्रा है, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा पटाखा जो है वह मकाऊ देश की मुद्रा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंडा ट्रेंच को। तो याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है वह है सुंडा ट्रेंच। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। इस जल क्षेत्र के सबसे बड़े घटक महासागर, इन महासागरों में गर्त पाए जाते हैं जो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है वो है मारियाना ट्रेंच, इसे चैलेंजर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है कि हिंद महासागर की जो सबसे गहरा बिंदु है आप कह सकते हैं वो कौन है, तो वो है सुंडा ट्रेंच। लेकिन अगर पूछा जाता है हिंद महासागर में नहीं पूछा जाता, पूरा विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है वह कौन सी है, तो वह है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है और उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। इसी तरह आप जान सकते हैं कि हिंद महासागर का सबसे सुंडा गर्त जो है, यानी सुंडा ट्रेंच गर्त, वो जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। बाकी हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है
वह है डायमेंटिना गर्त अथवा पारिखा। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा अगर भाग पूछा जाता है तो वो है शुंडा गर्त, जबकि सबसे गहरा गर्त अगर पूछा जाता है हिंद महासागर का वो है डायामेंटिना गर्त अथवा पारिखा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, कौन सा? जावा ट्रेंच। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा जो स्थल है वह किस महासागर में स्थित है? जावा। तो सही जवाब आपका क्या होगा? हिंद महासागर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो प्रसिद्ध जो जावा ट्रेंच है, जो कि जिसे सुडा गर्त भी, शुंडा ट्रेंच या गर्त भी कहा जाता है, और ये हिंद महासागर में स्थित है, या हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और वहां बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वो वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो लगभग जो है वह है 1/4। ठीक है, चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है, 104वां भाग। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग जो है वो 1/81 है, और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? तो 1/6 है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या कह सकते हैं आप? ज़्यादा है चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का जो है चंद्रमा से ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, कमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया में। ठीक है, गैलरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है और यह ज्वालामुखी कोलंबिया की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। मान लो एग्जाम में आ जाता है आपके क्वेश्चन में कि गैलरेस किस तरह की ज्वालामुखी है, सक्रिय है, सुषुप्त है, निष्क्रिय है, शांत है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि माउंट इटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट इटना। तो माउंट जो इटना है यह जो है इटली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि माउंट इटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर है और यह जो है 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हवाई ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हवाई ज्वालामुखी जो है वह ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका? ढाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हवाई द्वीप पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये सभी ज्वालामुखियों में से सबसे विशाल है। तरल लावा के उद्गम के कारण इनकी ढाल मंद होती है और ये ज्वालामुखी प्रमुख रूप से बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं क्या होता है? बाढ़ आती है, चक्रवात होते हैं कि भूस्खलन होता है या भूकंप आते हैं? ऑप्शन सी भूस्खलन। ठीक है, क्या? भूस्खलन। और ऑप्शन डी आप ले लो भूकंप। क्या? भूकंप।
तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण जो घटना होती है उसको कहा जाता है भूकंप। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूकंप। एक्सक्यूज मी। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है और ये भौगोलिक परिघटना या सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों की सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला जो जीवित पक्षी है उसका नाम क्या है? तो वो है बी हमिंग बर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है जिसकी जो लंबाई होती है लगभग 2 इंच की होती है, लगभग 2 इंच। ग्रेट बैरियर रीफ किसका एक उदाहरण है? ग्रेट बैरियर रीफ आप कह सकते हैं यह एक तरह का प्रवाल रचना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, प्रवाल रचना। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल रचना है। तो याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तर पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ। यह लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1981 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्व अंटार्कटिका में कितना डिग्री रिकॉर्ड किया गया है? पूर्वी अंटार्कटिका में। तो इसका सही जवाब होगा -93.2 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वो जो सिचुएशन थी, करंट सिचुएशन, ठीक है, तो इसमें जो है तापमान जो है वो थोड़ा बदल भी सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप में करंट सिचुएशन में क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है और यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र जल से निकाला गया पदार्थ कौन सा है? इसमें से चूना पत्थर, बलवा पत्थर, कोबाल्ट, ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है और उसकी खोज एजे बोलार्ड ने 1826 ईस्वी में किया था और यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने जो कवर किया पूरा का पूरा आपका देखा आपने कि पूरा हमने विश्व के जो भूगोल से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे इनको 3 पार्ट में फिनिश कर दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जो अगला सिलेबस क्रमांक है उसका वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।